हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग बिहार आईटीआई का सामान्य विज्ञान का 2002 में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में, जैसा कि आप लोग को पता होगा, इससे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान का जो है सीरीज लाए थे, जिसमें हम लोग 2019 से लेकर 2010 तक जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। 2010 तक जो है वो आप लोग का वीडियो अपलोड है चैनल पे। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं सामान्य ज्ञान को। सामान्य ज्ञान का आप लोग को मिलने वाला है 2002 से लेकर 2019 तक का क्वेश्चन बैंक, यानी अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 2002 से लेकर 2019 तक आपका सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान का वो सभी वीडियो अब आप लोगों को मिलने वाला है इसी चैनल के माध्यम से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इतना वीडियो अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% है कि क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछता है। आप लोग इतना कंप्लीट करके जाइए, 100% क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है चैनल पे बने रहें गाइज, क्योंकि अब बैक टू बैक जो है वीडियो आने वाले हैं सामान्य विज्ञान की और सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान की तो ऑलरेडी 2019 से लेकर 2010 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। वहाँ पे काफ़ी बच्चे जो हैं कमेंट कर रहे थे कि सामान्य विज्ञान का भी वीडियो लाइए। तो चलिए, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान का। और सामान्य विज्ञान का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2002 ईस्वी से, यानी 2002 ईस्वी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आज करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में 2003, फिर इसी तरह से क्रम चलता रहेगा, 2019 तक चलेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगा। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करते चलना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग वीडियो, आई होप आप लोग को ये सीरीज बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करते चलना है। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर, यानी सवाल नंबर 26 को। मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 2002 का जो सिलेबस था आप लोग का बिहार ITI का, उसमें आपका 75 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 25-25 करके पूछा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग साइंस का 25 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट में सोशल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन भी लाएंगे 2002 का। तो बिल्कुल आज हम लोग देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस का। सबसे पहला यानी 26 नंबर सवाल को देखिएगा यहाँ पे। प्रकृति प्रक्रम जिसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, वह प्रक्रम क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रक्रम जिसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो वो जो प्रक्रम कहलाता है वो आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर यहाँ पे 27 को देखिएगा। एक रेडियो प्रसारण में 40 मेगावाट्स की आवृत्ति की तरंग उत्सर्जित है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो तो उत्सर्जित तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? क्योंकि ये न्यूमेरिकल है तो हम लोग इसका चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेडियो प्रसारण में 40 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग उत्सर्जित होती है। कितना? 40 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति तरंग जो है उत्सर्जित होती है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो तो उत्सर्जित तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? निकालना क्या हम लोगों को? तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो आप लोग को याद होना चाहिए तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है। तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा इक्वल टू v/n होता है। क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू v/n होता है। तो यहाँ पे v जो होता है वो होता है आपका चाल, यानी जो गति जो दिया हुआ है वो होता है, और n जो होता है वो आपका आवृत्ति होता है। देखिए दोनों चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है यानी गति भी दिया हुआ है, और आपका आवृत्ति भी यहाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। यहाँ पे फंडा क्या है समझिएगा। देखिए यहाँ पे v इक्वल टू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड दिया है, लेकिन n जो दिया है गाइज वो आपका 40 मेगाहर्ट्ज दिया है। यहाँ पे यूनिट का जो है सिस्टम जो पढ़े थे, देखिए ये MKS यूनिट सिस्टम में आता है, मीटर पर सेकेंड, और ये जो आपका दिया है ये MKS में नहीं है। यही यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज करता है, और आप लोग डायरेक्ट जो है आंसर डायरेक्ट इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा, सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हम लोग MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है इसका आंसर सही आंसर आ पाएगा। तो हम लोग चलिए इसको MKS में कन्वर्ट करते हैं। MKS में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 10⁶ से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10⁶ से गुना करना पड़ेगा। तो यानी 40 × 10⁶
हर्ट्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। मेगा हट जाएगा यानी हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 × 10 पे पावर 7 कैसे हुआ? यहाँ पे देखिए एक शून्य और यहाँ पे 10 पे पावर 6 है, तो गुना का इधर एक शून्य दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 7 हर्ट्ज भी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए, अब आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं और आंसर आप लोग का एक्यूरेट आएगा। देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/n, यानी 3 × 10 पे पावर 8 बटे 4 × 10 पे पावर 7। चूँकि v का मान कितना है? 10 पे पावर 3 × 10 पे पावर 8 और आपका n का मान कितना है? 4 × 10 पे पावर 7 है ना। चलिए, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे कितना है? 7 है, 10 पे पावर 7 है और ऊपर कितना है? 10 पे पावर 8 है। तो क्या हो जाएगा? कट के 10 पे पावर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 1 हो जाएगा, यानी 3 × 10 पे पावर 1 बटे 4। और जब हम इसको गुना करेंगे यानी 30 × 10 इक्वल टू कितना? 30 हो जाएगा। और नीचे क्या है? 4 है, और 30/4 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.5 यानी 7.5। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए सवाल नंबर 28 को देखिएगा। आँख के चश्मे की लेंस का पावर किस मात्रक में नापी जाती है? आँख के चश्मे की लेंस का पावर किस मात्रक में नापी जाती है? तो आप लोग को याद रखना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डायोप्टर में नापी जाती है। किस में मापी जाती है? ऑप्शन बी, डायोप्टर में। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 29 काफ़ी इंपॉर्टेंट। 29, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो जिस रंग की किरण प्रिज्म के आधार की ओर होती है वह है। आप लोग को बताना है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में जो है, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो जिस रंग की किरण प्रिज्म के आधार पर, कहाँ पे? आधार की ओर होती है वह रंग कौन सा है? तो याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो है राइट आंसर है वो आपका बैगनी है। क्या है? इसका बैगनी है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सवाल नंबर यहाँ पे 30 को देखेंगे कि विद्युत प्रेरण का मात्रक है। विद्युत प्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों को कि विद्युत प्रेरण का मात्रक जो होता है ना वो आपका हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 31 को देखेंगे। चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक है। तो आप लोग को याद रखना है, तीव्रता का मात्रक जो होता है फ्रेंड्स वो आपका गॉस होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा 31 नंबर सवाल का। ओके, चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 32 को देखिएगा और ये भी नॉमरिकल है। 5 किलोवाट की विद्युत मोटर 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करती है तो एक सप्ताह में व्यय ऊर्जा होगी। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 किलोवाट की विद्युत मोटर 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करती है। कितने वाट की? 5 किलोवाट की जो है प्रति घंटा कितना? 6 घंटा कार्य करती है। तो एक सप्ताह में व्यय ऊर्जा यानी एक सप्ताह में कितना ऊर्जा जो है खपत कर देगा, ये हम लोग को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि इसका जो है क्षमता जो है मोटर जो जिसका जो हम लोग को एक सप्ताह में ऊर्जा ज्ञात करना है उसका क्षमता कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे 5 किलोवाट दिया हुआ। कितना? विद्युत मोटर का जो है सामर्थ्य कितना दिया हुआ है, यानी P इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 किलोवाट दिया हुआ है। विद्युत मोटर का सामर्थ्य को जो है हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, आप लोग को याद रखना है। तो P इक्वल टू कितना है? 5 किलोवाट दिया हुआ है। चलिए ठीक है। समय कितना दिया हुआ है? डेली कितना घंटा चल रहा है? 6 घंटा चल रहा है। तो T इक्वल टू 6 आवर्स हो जाएगा। और आप लोग का 6 घंटा डेली के हिसाब से या मतलब 7 दिन तक चलता है। देखिए प्रतिदिन जो है 6 घंटा चलता है। एक सप्ताह के यहाँ खोज रहा है तो हम लोग को एक सप्ताह में कितना चलता है? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6 × 7 कर देंगे एक सप्ताह में, चूँकि 7 दिन होता है तो 6 × 7 कर देंगे। एक दिन में 6 तो 7 दिन में कितना? तो हो जाएगा 42 घंटा, यानी टोटल जो है मोटर चलता है 7 दिन में। ये आप लोगों का समय हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे फॉर्मूला आता है व्यय ऊर्जा बराबर। व्यय ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या आता है कि P × T, यानी इसका सामर्थ्य यानी विद्युत मोटर का जो सामर्थ्य होता है उसके गुने जितना घंटा चलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। सामर्थ्य गुने समय। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सामर्थ्य कितना है? 5 किलोवाट है तो सामर्थ्य यहाँ पे 5 किलोवाट दे दिए। घंटा कितना आपका चला है? तो 42 घंटा चला है। तो टोटल क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 × 5,
42 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, यानी 210 किलोवाट हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 210 किलोवाट। ओके, चलिए सवाल नंबर 33 को देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल गाइज, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक होता है वो आपका वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वेबर। ओके, चलिए सवाल नंबर 34, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई क्वेश्चन। पिको फैराड किसका मात्रक है, पिको फैराड किसका मात्रक है, तो याद रखना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका विद्युत धारिता का, किसका, विद्युत धारिता का। पिको फैराड जो है वो आपका विद्युत धारिता का मात्रक है, तो आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 35, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। बर्फ की गुप्त उष्मा कैलोरी प्रति ग्राम है, बर्फ की गुप्त उष्मा कैलोरी प्रति ग्राम है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 80। कितना होगा, वो आपका ऑप्शन डी होगा, राइट आंसर 80 होगा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, बर्फ की गुप्त उष्मा कैलोरी का जो है प्रति ग्राम होता है 80 ग्राम होता है। क्या होता है, 80 ग्राम। ओके, चलिए सवाल नंबर 36 को देखेंगे। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान नियम है, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का नियम है, तो फ्रेंड्स याद रखना है, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का नियम है E=mc²। क्या, E=mc², काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना है। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का नियम होता है E=mc²। ओके, चलिए सवाल नंबर 37 को देखेंगे यहाँ पे 37 को। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है, तो फ्रेंड्स याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ध्वनि तरंग होगा। क्या होगा, ध्वनि तरंग होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट है, ध्वनि तरंग। चलिए सवाल नंबर 38 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, तो फ्रेंड्स याद रखना है, आपका साइक्लोहेक्सोन जो है वो आपका एरोमेटिक नहीं है। बाकी सब फेनॉल, ये जो है आपका बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सब का एरोमेटिक हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन जो है एरोमेटिक नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 38 का, सवाल नंबर 39 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। निम्न में कौन खुली श्रृंखला यौगिक उदाहरण है, निम्न में कौन सा जो है खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है, तो याद रखना फ्रेंड्स वो आपका एथिल जो होता है वो आपका खुली श्रृंखला यौगिक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 39 का, एथेन। ओके, सवाल नंबर 40 को देखेंगे। आकाश का वह भाग जहाँ पहुंचकर प्रकाश की वापस नहीं आता है, सभी कुछ उसमें समा जाता है, वह है, प्रकाश का वह भाग जहाँ पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता है, सभी कुछ उसमें समा जाता है, वह है, तो आप लोग को याद रखना है वह आपका ब्लैक होल होता है। क्या होता है, ब्लैक होल है उसका राइट आंसर, यानी ब्लैक होल में प्रकाश जो है वो लौट के नहीं आता ब्लैक होल से, और वह समाप्त हो जाता है, तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 40 का, चलिए सवाल नंबर 41 को देखेंगे, 41 को, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप लोग का इसका राइट आंसर बताना है खुद से। अणु धनात्मक आवेश युक्त कण आयन विद्युत आवेश रहित होते हैं, आयन विद्युत आवेश युक्त कण होते हैं, परमाणु ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। देखिए आप लोग का इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि सवाल नंबर 41 का कौन सा सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आप लोगों को खुद से कमेंट करना है। चूँकि आप लोग को थोड़ा सा खुद से करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ने में, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं और चीज़ें सीख रहे हैं, तो थोड़ा मैं और भी नया नया चीज़ लाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग को बिल्कुल इसका राइट आंसर बताना है अपने से खुद से कमेंट में। ओके, चलिए सवाल हमारे यहाँ पे 42 को देखते हैं कि Al3+ SO4 2- के संयोग से बनने वाले यौगिक सूत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों को, Al3+ और SO4 - 2 के संयोग से बनने वाले यौगिक जो होते हैं वो आपका Al2SO4 होल 3 होता है। क्या होता है, Al2SO4 होल 3 होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सवाल नंबर 42 का। ओके, सवाल नंबर 43 को देखिएगा, और ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। फेरस क्लोराइड यानी FeCl2, फेरस क्लोराइड FeCl2 में आयरन का परमाणु भार 56 होता है। कितना होता है, 56 है, तो Fe का समतुल्य भार क्या होगा। यहाँ पे देखिए Fe का समतुल्य भार पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट। तो आप लोग को याद होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है कि मोलिकुलर वेट,
क्या होता है, मोलिकुलर वेट बटे आपका एन होता है। मोलिकुलर वेट बटे क्या होता है, एन होता है। और ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन यानी जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पे Fe का परमाणु भार दिया हुआ है, यानी मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 56। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, फार्मूला है यहाँ पे मोलिकुलर वेट यानी परमाणु संख्या भार, परमाणु भार यानी मोलिकुलर वेट बटे क्या करना है हम लोगों को, एन करना है। और एन देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे कितना है, 2 है, यानी Fe का कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो परमाणु भार दिया हुआ है 56 और इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हुआ है आपका 2, तो इसको क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। यानी इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट बटे एन होता है। मोलिकुलर वेट यहाँ पे 56 है और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात करें तो वो 2 है। जब इसको आप लोग कटाएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे डी, यानी 28 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 44 को देखिएगा। CO3 की संयोजकताएं 2-2 हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आप लोग को याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है आपका CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये, आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 45 को देखेंगे, NaHCO3 का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है NaHCO3 का नाम क्या है। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है NaHCO3 का नाम जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सवाल नंबर यहाँ पे 46 को देखेंगे। निम्न में कार्बनिक यौगिक है, निम्न में कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बनिक यौगिक की बात करें फ्रेंड्स, तो आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा कि C2H6 जो है वो आपका कार्बनिक यौगिक है, बाकी ये सब कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, C2H6। ओके, सवाल नंबर 47 को देखेंगे। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल, आप लोग को याद रखना है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जो है तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक जो है वो है आप लोग का यूरिया। क्या है, यूरिया, यानी यूरिया कार्बनिक यौगिक है जो है सर्वप्रथम तैयार किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर यहाँ पे 48 को देखेंगे। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो आप लोग को याद रखना है कार्बन परमाणु की संयोजकता जो होती है वो होती है आप लोग का 4, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 4। ओके, चलिए सवाल नंबर 49। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। गाइज आप लोग को याद होगा एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है आपका CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। आप लोग को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है आपका आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ दे। तो आप लोग को याद रखना है CnH2n+2। सवाल नंबर 50 और आज का अंतिम सवाल। परमाणु भार की इकाई क्या होती है, परमाणु भार की इकाई क्या होती है। तो आप लोग को याद रखना है परमाणु भार की इकाई जो होती है वो होती है आपका ग्राम। क्या होता है, ग्राम होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था, 2002 में पूछा गया था। तो बिल्कुल आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयारी कर लें, वीडियो को 1-2 बार देख लें पूरा, तो बिल्कुल सारे जो हैं क्वेश्चन आप लोग को याद ही हो जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में 2003 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार आपका ITI में, उसको करने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 2003 के क्वेश्चंस को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।